बिल्कुल। गुड इवनिंग सर, यस यू आर। हाँ जी। तो देखते हैं आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स कंप्लीट हुए थे, इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी हो गया था। उसके बाद स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया था। आई थिंक तीन टॉपिक्स पढ़े हैं: टाइप्स ऑफ डीलर्स, टाइप्स ऑफ रिटर्न्स, एंड उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डीलर्स। ठीक है। जी सर। ठीक है। तो डीलर बेसिकली हम टैक्स पेयर को कहते हैं जीएसटी के अंदर। ठीक है, जिसने जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट। ठीक है। सबसे कॉमन टाइप का डीलर जो आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे मार्केट में, ठीक है, वो होता है रेगुलर डीलर। ठीक है। एक रेगुलर डीलर वो होता है जो रेगुलरली बेसिस के ऊपर बिजनेस करता है। वो सेल करता है, परचेज करता है। परचेज करते टाइम भी जीएसटी पे करता है, जिसका वो आईटीसी क्लेम करेगा। एंड सेल करते टाइम भी वो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करता है। ठीक है। अब जी ये सर। टाइप्स ऑफ डीलर्स की क्लासिफिकेशन ना, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे करी जाती है। ठीक है। तो जो रेगुलर डीलर होता है, ठीक है, ये जीएसटी कलेक्ट करता है। ये मंथली या क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करेगा। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर, अगर इसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ये मंथली रिटर्न फाइल करेगा। अगर 5 करोड़ से कम है तो ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा। इसने जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 बी ये फाइल करनी है मंथली या क्वार्टर। एंड ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा। इसके अलावा इसने ना जीएसटीआर 9 भी फाइल करनी होती है, वो इसने ईयरली फाइल करनी होती है। एंड रेगुलर डीलर की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है अगर इसकी टर्न ओवर लिमिट से क्रॉस कर जाए। टर्न ओवर की लिमिट थी नॉर्मल स्टेट्स में 40 लैक्स एंड स्पेशल स्टेट्स में 20 लैक्स। उसके बाद है हमारा कॉम्पोजिशन डीलर। जीएसटी लेने के लिए अगर जीएसटी नहीं है हमारे पास है, अगर हमारी सी 40 लाख से above है हाँ एनुअली, जी। तो हमें जीएसटी देना पड़ेगा। हाँ, फिर आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे, अगर गवर्नमेंट को किसी तरह पता चल गया कि आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया, फिर आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, पेनल्टी वगैरह भी लग सकती है। एंड उसके बाद भी आपको जीएसटी नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से कम है, फिर आपके लिए जीएसटी नंबर लेना ऑप्शनल है। आप अप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। जी सर। अब उसके बाद है कॉम्पोजिशन डीलर। ठीक है। कॉम्पोजिशन डीलर, हमने जब कॉम्पोजिशन स्कीम डिस्कस करी थी तब हमने करा था। कॉम्पोजिशन डीलर जो होता है, वो डीलर होता है जिसकी टर्नओवर ना 1.5 करोड़ से कम हो एंड 75 लाख से कम हो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। ठीक है। एंड जी जो कॉम्पोजिशन डीलर होता है, ठीक है, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई ही करता है, वो स्टेट से बाहर नहीं सेल कर सकता। एंड इसके अलावा लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स। ये नॉन टैक्सेबल गुड्स नहीं बेच सकता, इंटरस्टेट सप्लाई भी नहीं कर सकता, ई कॉमर्स के ऊपर भी सेल नहीं कर सकता। कॉम्पोजिशन डीलर ये बेसिकली एक छोटा डीलर होता है। एंड ये अपने गुड्स के ऊपर 1% टैक्स पे करता है। एंड रेस्टोरेंट्स जो है, एंड अगर कोई रेस्टोरेंट वाला ओनर वो कॉम्पोजिशन डीलर है, तो वो 5%, तो वो 5% पे करेगा। ठीक है। सर, हाँ। मीन्स अगर कोई छोटा डीलर है, हम्म। अगर उसने ई कॉमर्स के द्वारा अपने सीड करना होगा, वो कर नहीं सकता फिर। फिर उसे अपनी रजिस्ट्रेशन चेंज करवानी पड़ेगी। ई कॉमर्स ना, अभी देखते हैं नीचे आएगा, देखते हैं कहाँ पे आता है। ये देखो, ई कॉमर्स ऑपरेटर अलग टाइप का डीलर होता है, इसे अलग रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। नहीं सर, जैसे कोई शॉप है, शॉप हम्म। ई कॉमर्स के
शुरू कर दे भी, साइड बाय साइड वो शुरू कर देते हैं, तो उसे ठीक है। कर नहीं सकता वो? नहीं, एक्चुअली ना डिफरेंस है। वो सिंपल नॉर्मल सोशल मीडिया को यूज कर दे, सोशल मीडिया के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल, वो पॉसिबल है। एड चला रहा है, वो जी। पॉसिबल है। उसने प्रॉपर ई कॉमर्स की वेबसाइट बाय कर ली, वेबसाइट बनवा ली, ठीक है, एज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर वो नहीं कर सकता। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब टोटली ऑनलाइन बिजनेस होता है इसके, ठीक है। नॉर्मली व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा दिया, सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोशन कर दी, वो ई कॉमर्स के अंदर नहीं आता प्रॉपर। जी सर। उसके बाद, अच्छा यहाँ पे ना रिटर्न्स पुरानी लिखी गई हैं। ये GSTR 4 फाइल करता है, इसके अलावा ये GSTR 8 CMP फाइल करता है, ठीक है। GSTR 9 इसकी नहीं होती, कॉम्पोजिशन डीलर की। उसके बाद है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो रेगुलरली बिजनेस नहीं करता, वो कभी कभी कोई ट्रांजेक्शन ऐसी करता है जिसके ऊपर ना GST अप्लाई होता है। जैसे कि जॉब वर्क ऑर्डर वाले पर्सन्स, उन्हें साल में अगर कोई जॉब वर्क ऑर्डर मिल गया, ठीक है, फिर वो उसके ऊपर GST लगा के, उसकी पेमेंट GST लगा के लेंगे एंड वो GST गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है। अगर उसे ऑर्डर्स नहीं मिले तो वो GST नहीं पे करेगा, ठीक है। वो पर्सन, मतलब जिन पर्सन का बिजनेस ट्रांजेक्शन ना रेगुलरली नहीं होती, डेली बेसिस पे, कभी हो जाती है कभी नहीं होती, ठीक है, उन्हें हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। इन्हें अलग तरह की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, पहले नंबर पे है एग्जीबिटर्स एट ट्रेड फेयर्स। जो अलग अलग ट्रेड फेयर्स लगते हैं, एग्जीबिशंस जो पर्सन ऑर्गेनाइज करते हैं। अब वो सारा साल या डेली तो एग्जीबिशंस नहीं ऑर्गेनाइज करते, जब वो ऑर्गेनाइज करेंगे तब उन्हें पैसे मिल जाएंगे विद GST, एंड वो GST कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है। सीजनल सेलर्स जो होते हैं वो किसी सीजन सेल करते हैं, किसी सीजन सेल नहीं करते, ठीक है। एंड ये एक टेम्परेरी GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो कि 90 डेज के लिए वैलिड होती है। एक्सटेंड भी करवा सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद जब ये दोबारा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जिस जब GST ट्रांजेक्शन दोबारा स्टार्ट करेगी तो ये दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगी, ठीक है। मीन्स इसकी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होती। उसके बाद है हमारे सर ये पास, टेम्परेरी ही होता है फिर? हाँ जी, मतलब ना इन्हें जो GST नंबर दिया जाता है, GST का एक सर्टिफिकेट, GST नंबर का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट बन के आता है। उसके ऊपर मेंशन होता है कि आपका GST रजिस्ट्रेशन किस डेट तक के लिए वैलिड है, ठीक है। नहीं तो सर, बेस, मेरा कहने का मतलब है, हाँ अगर जी, हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो फर्स्ट 1.5 महीने के लिए तो हम अलग जीएसटी यूज कर रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट 90 डेज अलग जीएसटी यूज कर रहे हैं, ठीक तो है, वो ठीक, तो वैलिड नहीं होगा फिर? नहीं, पहली बात, जो कैजुअल डीलर है बेसिकली ना प्रोडक्ट सेलर्स नहीं होते, क्योंकि प्रोडक्ट जो होते हैं वो सारा साल बिकते हैं, ठीक है। कई बार डिमांड नीचे चली जाती है लेकिन उनका बिजनेस होता है। जो मोस्टली सर्विसेज बेचते हैं, ठीक है, या जिनके प्रोडक्ट्स सीजनली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि फूड इंडस्ट्री में हो गए, ठीक है, उस केस में ऐसा होता है। दूसरा, जब ये अगली बार GST नंबर के लिए अप्लाई करते हैं ना, इनका GST नंबर वही वाला सेम रहता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी जो है वो दोबारा से रिन्यू कर दी जाती है। इन्होंने पहली बार जो GST नंबर ले लिया, उनका GST नंबर हर बार वही सेम रहेगा, ठीक है। बस इसकी जो वैलिडिटी है ना, वो कभी खत्म हो जाएगी, कभी दोबारा से रिन्यू करवा लेंगे, ठीक है, मतलब सेम GST नंबर ये हर बार यूज करें, जी सर। ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नाम से पता चल रहा होगा, जो पर्सन इंडिया में नहीं रहता, ठीक है, आउटसाइड इंडिया उसका बिजनेस है, लेकिन अगर वो गुड्स इंडिया में कहीं पे सप्लाई करता है, ठीक है, तो उसे भी GST पे करना पड़ेगा, उसे भी इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, NRI को, ठीक है। उसे भी टेम्परेरी GST रजिस्ट्रेशन दी जाएगी, ठीक है। मीन्स जब तक वो ट्रांजेक्शन करेगा इंडिया पे, ठीक है, तब तक वो रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगी।
जब उसने बंद कर दी इंडिया में ट्रांजेक्शन करनी, ठीक है, तो वो अपना जीएसटी नंबर सरेंडर करवा सकता है। मतलब वो कह देगा अब उसने बिजनेस नहीं करना इंडिया में, वो अपना जीएसटी सर्टिफिकेट कैंसिल करवा सकता है, ठीक है। जी। हाँ, उसके बाद वाला टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। पहली बात, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला कॉन्सेप्ट तब यूज होता है जब कोई बिजनेसमैन है, उसका एक हेड ऑफिस होता है एंड उसकी काफी सारी ब्रांचेस होती है, ठीक है, एंड सेम बिजनेस होता है उन सबका, ठीक है। अब जैसे कि मोंटी कैर्लो की काफी सारी ब्रांचेस अवेलेबल है लुधियाना में, ठीक है। मेन हेड ऑफिस उसका कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अब कई बार क्या होगा, हेड ऑफिस में सारी की सारी परचेजेस करी जाती है, रॉ मटेरियल सारा हेड ऑफिस परचेज करता है, एंड जो जो हेड ऑफिस है ना, वो रॉ मटेरियल ट्रांसफर करता है अपनी बाकी ब्रांचेस को, सो दैट वहां पे भी प्रोडक्शन वगैरह हो सके, ठीक है। अब इनपुट सर्विस जी डिस्ट्रीब्यूटर का मीनिंग क्या है? जो हेड ऑफिस होता है ना, अब उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने लेना है ना, वो उसको अपनी अलग अलग ब्रांचेस में किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कि वो अपनी ब्रांच वन को कहेगा कि तुम 1 लाख का जीएसटी आईटीसी ले लो, ठीक है। दूसरी ब्रांच को कहेगा 1.5 लाख का तुम आईटीसी ले लो, ठीक है। एंड खुद के लिए भी कुछ आईटीसी वो अवेल करवाएगा, ठीक है। मीन्स ऐसा नहीं होता कि सारा आईटीसी वो खुद ले ले, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी अलग अलग ब्रांचेस, ठीक है। ये तब होता है जब उन सब ब्रांचेस के अलग अलग जीएसटी नंबर्स हैं, ठीक है। वो कई बार अलग स्टेट्स में भी उसकी ब्रांचेस हो सकती है, तो उसका जीएसटी नंबर अलग होगा, ठीक है। तो अगर वो कोई भी चीज कॉमन बाय कर रहा है, उसका आईटीसी वो खुद नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपनी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सेम उसी तरह से जैसे तीन फ्रेंड्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर लॉस होता है तीनों पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक पार्टनर क्लियर करेगा। सेम उसी तरह से आईटीसी का बेनिफिट सारी ब्रांचेस बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अ बिजनेस यूनिट यूजली हेड ऑफिस दैट रिसीव्स इनवॉइसेस फॉर सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट्स आईटीसी टू इट्स ब्रांचेस विद इन द सेम पैन, ठीक है। बेसिकली जो ब्रांच ज्यादा सेल करती है उसे ज्यादा आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो ब्रांच कम सेल करती है उसे कम आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। जी सर। अब बेसिकली जो सर्विसेज का क्रेडिट है ना, उसी के लिए यूज किया जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब बेसिकली क्योंकि सारी ब्रांचेस हैं, जहाँ पे जितना रॉ मटेरियल चाहिए ब्रांचेस अपना अलग अलग भी बाय कर सकती हैं, लेकिन कई बार कुछ सर्विसेज होती हैं वो कॉमनली बाय करी जाती हैं। जैसे सारी की सारी ब्रांचेस को रिनोवेट करवाना है, ठीक है, या कोई कॉमन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है उन्होंने, ठीक है। जैसे कि टैली प्राइम गोल्ड एंड टैली सर्वर उन्होंने इंस्टॉल करवाना है, उसका प्राइस वगैरह पे करेंगी, विद जीएसटी होता है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर सारी ब्रांचेस में यूज किया जाएगा, तो जो जीएसटी सॉफ्टवेयर बाय करने में पे किया गया वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा हर ब्रांच में, ठीक है। इन शॉर्ट, जो चीज हेड ऑफिस बाय करे सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन, उसका आईटीसी हेड ऑफिस अकेला कंज्यूम नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट करेगा सारी ब्रांचेस में। एंड इसे हम कहते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करना। एंड उसने किस तरह से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके लिए वो GSTR 6 मंथली फाइल करवाए, जिसमें सिर्फ ये शो करवाएगा उसने कितना जीएसटी किस कंपनी को दिया, किस ब्रांच को दी, ठीक है। एंड उसके बाद है ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। ये सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना बिजनेस ऑपरेट करती है, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसका ऑफलाइन कोई भी स्टोर वगैरह नहीं होता, जिस तरह से amazon फ्लिपकार्ट एंड जोमेटो, ठीक है, ये ई कॉमर्स की कंपनीज है।
ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, टीसीएस ये कलेक्ट करेंगे, ठीक है। 1% इनका टीसीएस होगा, ठीक है। अब जैसे कोई कंपनी है, वो amazon के ऊपर अपना प्रोडक्ट बेच रही है। जो कंपनी amazon के ऊपर प्रोडक्ट बेच रही है, वो तो अपना नॉर्मल जीएसटी रेट चार्ज करेगी, ठीक है। जैसे आपने पहले पूछा था, आपने पूछा था कहाँ पे, आ, हाँ, कॉम्पोजिशन डीलर में आपने पूछा था ना, कि यहाँ पे लिखा था ई कॉमर्स, ठीक है। जी अब ये amazon के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह सेल करवा सकता है, लेकिन ये खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना सकता, उसे हम कहेंगे टोटली ई कॉमर्स का बिजनेस, ठीक है। अब अगर जी कोई पर्सन amazon के ऊपर कुछ सेल कर रहा है, जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है उसके ऊपर जीएसटी तो उतना ही लगेगा, 5%, 10%, ठीक है। लेकिन वो प्रोडक्ट बिक कहाँ पे रहा है, amazon के ऊपर, उसके ऊपर 1% एक्स्ट्रा टीसीएस अप्लाई किया जाएगा। वो टीसीएस amazon कलेक्ट करेगा, मींस दो बार टैक्स लगेगा। एक तो जो डीलर amazon के ऊपर बेच रहा है वो अपना जीएसटी अलग लेगा, दूसरा 1% टीसीएस अलग से हम पे करेंगे amazon को, ठीक है। अब ये सारी जो कंपनीज हैं, ये GSTR 8 मंथली सबमिट करवाती है, फाइल करवाती है, ठीक है। मींस जी जितने टाइप्स के डीलर्स उतनी ही अलग तरह की रिटर्न्स होती है, हर डीलर अपनी अलग रिटर्न फाइल करवाता है, ठीक है। उसके बाद है टीडीएस डिडक्टर अंडर जीएसटी। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। टैक्स कलेक्टेड एंड टैक्स डिडक्टेड। टैक्स जी डिडक्शन का मतलब होता है, जब आपको कोई पेमेंट मिलनी होती है ना, गवर्नमेंट उसमें से पहले से ही टैक्स काट के आपको पे करेगी, ठीक है। जो टीडीएस का कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट बॉडीज ही या गवर्नमेंट एजेंसी यूज करती है, ठीक है। बेसिकली 2% रेट जो है वो ज्यादा चीजों के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसमें से 1% सीजीएसटी या 1% एसजीएसटी। अब जैसे कि गवर्नमेंट का एक स्टार्टअप था, स्किल इंडिया, ठीक है। उसका प्रॉपर पोर्टल है, ठीक है। वो अगर कोई भी पेमेंट करेगा किसी स्किल इंडिया द्वारा सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट को, ठीक है, उसे वो कोई भी पेमेंट करेगा ना, तो उसमें से वो टीडीएस डिडक्ट करेगा पहले से ही, ठीक है, एंड बाकी की पेमेंट उसे करेगा। टीडीएस तब अप्लाई होता है जब कोई भी पेमेंट 2.5 लाख से ज्यादा होती है, ठीक है। तब उसमें से टीडीएस डिडक्ट करती है कोई भी गवर्नमेंट बॉडी। अब जैसे कि इनकम टैक्स आपने सुना होगा, ठीक है। पर्सन कुछ स्पेसिफाइड जी इनकम्स होती हैं, उनमें से भी टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। जैसे कि लॉटरी वगैरह से अगर कोई भी इनकम होती है, लेकिन उनका रेट काफी ज्यादा हाई होता है, 30% होता है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद मीन टैक्स। सर, पे करेंगे तो हमें टीडीएस कैसे, हम जीएसटी काट कर देना होगा? एक बार दोबारा बोलना। आपने सर सेवन पॉइंट में ये पूछ रहा हूँ ठीक है। कि अगर हम कोई पेमेंट करें हम्म। उसमें जीएसटी हमें कैसे, समझ नहीं लगा, भी कैसे काट कर पे करेंगे? हाँ, हाँ। देखो, पहली बात, टीडीएस डिडक्टर के तौर पे रजिस्ट्रेशन कौन करवाता है, जो पे गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट बॉडीज होती है, ठीक है। हमें अगर कोई पेमेंट मिलेगी नॉर्मल पर्सन को, अगर वो पेमेंट हमको किसी गवर्नमेंट बॉडी ने या किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने करनी है, तो वो हमको ना पूरी पेमेंट नहीं करेगी, उसमें से टीडीएस काट के पे करेगी। अब सपोज किसी स्टूडेंट को ना स्कॉलरशिप आई है, उसकी वैल्यू 2.5 लाख से काफी ज्यादा है, 3 लाख है। अब स्कॉलरशिप तो जी कोई ना कोई गवर्नमेंट बॉडी ही हमको देती है, ठीक है। उसमें से, अब सपोज 3 लाख है, उसमें से 15,000 रुपीज मीन उसका 2% कट करके हमें दिया जाएगा, ठीक है। नहीं, आई थिंक 60,000 हो गया उसका 2%। हाँ, 60,000 रुपीज कट करके हमें पेमेंट मिलेगी, ठीक है।
2.5 लाख से कम अमाउंट अगर हमें रिसीव होती है उसमें से टीडीएस नहीं काटा जाएगा, ठीक है। हम किसी को पेमेंट करेंगे, अगर हमें टीडीएस काटना है, ठीक है, तो हमें पहले रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी टीडीएस डिडक्टर। वो सिर्फ कौन ले सकता है? गवर्नमेंट बॉडीज या गवर्नमेंट एजेंसीज। जी मीन सर प्राइवेट कोई प्राइवेट पर्सन नहीं, ले नहीं सकता ना? प्राइवेट पर्सन नहीं। प्राइवेट पर्सन ना टीडीएस की ले सकते हैं, लेकिन वो जीएसटी के लिए नहीं होता, ठीक है। जो प्राइवेट पर्सन होते हैं ना, वो एक टैन नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, टैन नंबर। वो टीडीएस काट सकते हैं सिर्फ सैलरी के ऊपर। कई बार इंप्लॉयज को सैलरी मिलती है, उसमें से टीडीएस डिडक्ट करके देती है कंपनीज। एंड फिर वो एम्प्लॉयज है ना, अपनी सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स नहीं पे करते। वो भी टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। वो इनकम टैक्स के अंदर आ जाती है, टैन नंबर उसे कहती है, ठीक है। एंड जी। टैन की फुल फॉर्म शायद टैक्स ऑथराइजेशन नंबर या टैक्स, हाँ, ऐसी उसकी कोई फुल फॉर्म है, आप एक बार सर्च करना, ठीक है। लेकिन जीएसटी के जी। अंदर टैक्स डिडक्टर की रजिस्ट्रेशन वो अलग बात है, ठीक है दोनों टीडीएस, लेकिन दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। जीएसटी के अंदर अलग है एंड उसके अंदर अलग है टोटली। जी। अब उसके बाद टीसीएस, ठीक है। टीसीएस अभी हमने ऊपर देखा था। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो टीसीएस कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्हें टीसीएस कलेक्टर के तौर पे भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर हु कलेक्ट टीसीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू सप्लायर्स, ठीक है। अब उसके बाद है अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है। ये मीनिंग हमें बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी डीलर जो अनरजिस्टर्ड है, उसके पास कोई भी जीएसटी नंबर नहीं है, ना वो ई कॉमर्स के अंदर रजिस्टर्ड है, ना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ना टीसीएस ना टीसीएस, ठीक है। उसे हम अनरजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं। इसका कोई भी रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास या जीएसटी पोर्टल के ऊपर नहीं होता, तो इसे कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है। एंड ये ना इंटर स्टेट सप्लाई भी नहीं कर सकता विदाउट रजिस्ट्रेशन। अगर ये ऐसे करता है तो उसे इलीगल एक्टिविटी माना जाता है। एंड अगर ये पकड़ा जाए, इसे काफी हैवी अमाउंट की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, ठीक है। जी अब सर। यहाँ पे छोटा सा समरी टेबल है। रेगुलर डीलर वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होती है उसकी, वो जीएसटी कलेक्ट करता है, यस, ठीक है। हु कैन क्लेम आईटीसी, हाँ वो भी कर सकते। कॉम्पोजिशन डीलर सिंप्लीफाइड टैक्स होता है, फिक्स्ड रेट होता है। ये जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता कस्टमर से। एंड ये जीएसटी का आईटीसी भी नहीं क्लेम कर सकता, ठीक है। एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होती है, ये जीएसटी भी कलेक्ट करेगा, आईटीसी भी क्लेम करेगा, ठीक है। उसके बाद नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये भी दोनों चीजें करेगा, जीएसटी भी कलेक्ट करेगा, आईटीसी भी क्लेम करेगा। उसके बाद इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है, वो जीएसटी कलेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ आईटीसी क्लेम करता है। क्योंकि जो हेड ऑफिस होता है ना, वो एक छोटा सा ऑफिस होता है जो जिसमें से बिजनेस कंट्रोल किया जाता है। जो काम होता है ना, वो उनकी ब्रांचेस करती है। हेड ऑफिस जो होता है ना, उसमें सिर्फ ऑफिस का काम होता है, प्रोडक्शन वगैरह हेड ऑफिस में नहीं होता, ठीक है। उसे बेसिकली कॉर्पोरेट ऑफिस के तौर पे रखा जाता है, जिसमें सारा काम सेंट्रलाइज्ड किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो सारे बिल्स आते हैं, इसने उसका आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। अब उसके बाद है ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। अब ये टीसीएस कलेक्ट करती है, ठीक है। जीएसटी का इसके साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अब देखो टीडीएस डिडक्टर है, वो भी अलग है, 2% रेट है, ठीक है। टीसीएस कलेक्टर या अनरजिस्टर्ड डीलर, इन चारों में से कोई भी जीएसटी कलेक्ट नहीं करता एंड ना ही आईटीसी क्लेम करता है, ठीक है। क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर टीसीएस अप्लाई होता है, उसका रेट काफी कम है, 1% है, ठीक है। टीडीएस डिडक्टर का रेट भी यहाँ पे 2% है। अब इनके रेट्स भी कम है। एंड इनके ऊपर लगने वाले टैक्स का नाम भी अलग है, जीएसटी नहीं है प्रॉपर, टीडीएस या टीसीएस है, ठीक है। तो ये ना ही जीएसटी कलेक्ट करेंगे, ना ही आईटीसी क्लेम करेंगे। एंड उसके बाद है अनरजिस्टर्ड डीलर। ये तो जीएसटी कलेक्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, एंड ये आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें से कोई डाउट है आपका?
सर एक बार लास्ट पेज में जाना। लास्ट पेज में, ठीक है, जो समरी टेबल था यहाँ पे। सर अपने टीडीएस डिडक्टर एंड टीसीएस कलेक्टर के डिफरेंस बता दो। देखो, टीडीएस डिडक्टर ये पेमेंट्स के ऊपर लगता है, ठीक है। मतलब आपने किसी को पेमेंट करनी है, उसमें से टैक्स आपने काट के रख लिया, दूसरे पर्सन को कम पेमेंट कर रहे हो, इसमें आपने पेमेंट करनी है, टीडीएस पेमेंट के ऊपर लगता है। टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस तब लगेगा जब आपने किसी दूसरे पर्सन से पैसे रिसीव करने हैं, आप उससे 1% या 2% एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, वो एक्स्ट्रा आपका जो है वो टैक्स होगा, उसका नाम होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस का टैक्स होता है। मतलब टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। पेमेंट्स के ऊपर टीडीएस लगेगा, जी सर। रिसिप्ट्स के ऊपर टीसीएस लगता है, बेसिकली ये डिफरेंस है। जी सर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम करें, चले। जी सर। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिटर्न्स, इसमें भी काफी सारे टॉपिक्स डीलर्स के साथ हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब जीएसटी रिटर्न देखो क्या होती है। जीएसटी रिटर्न इज अ डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय अ रजिस्टर्ड डीलर विद डिटेल्स ऑफ, जीएसटी रिटर्न एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। अब इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, सेल्स की, परचेज की, इनपुट टैक्स क्रेडिट की, इसके अलावा टैक्स लिबिलिटी की, या टैक्स के पेमेंट्स, ठीक है। जीएसटी रिटर्न में ये वाली सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब टाइप्स ऑफ रिटर्न में देखो, जीएसटीआर 1 होती है आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न, मतलब ये होती है सेल की रिटर्न, ठीक है। ये रजिस्टर्ड डीलर जो है रेगुलर वो फाइल करवाता है, ठीक है। इसमें सेल की या आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल होती है। एंड ड्यू डेट, ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हमें किसी रिटर्न की ड्यू डेट देखनी है, हम gst.gov.in पे जाएंगे, वहां पे हम लाइव देख सकते हैं कौन सी रिटर्न की ड्यू डेट कब आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद GSTR 3B, ठीक है। GSTR 2 भी होती है, GSTR 2 परचेज रिटर्न होती है, वो लेकिन फाइल नहीं करवाई जाती, इसलिए वो यहाँ पे नहीं मेंशन, ठीक है। वो सिर्फ बनाई जाती है, लेकिन फाइल नहीं करवाई जाती। अब उसका यूज कहाँ पे होता है, जो GSTR 1 है ना, उसके अंदर जितना भी जीएसटी है, उसमें से सारा GSTR 2 वाला टैक्स लेस होके जितना बैलेंस होता है, उसकी कैलकुलेशन GSTR 3B में करी जाती है, ठीक है। अब GSTR 3B में क्या होता है, समरी ऑफ सेल्स एंड परचेज, एंड सेल वाले टैक्स में से परचेज वाला टैक्स लेस करवा के आईटीसी की क्लेम इसी में करी जाती है, एंड टैक्स पे कितना करना है वो भी इसी से पता चलता है हमें। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट रिटर्न है, रेगुलर डीलर के लिए ये होती है, ठीक है। जी। ठीक है, उसके बाद है GSTR 4, ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए होती है, ये एनुअली होती है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो क्वार्टरली रिटर्न होती है ना, उसका नाम GSTR 8CMP है। अब ये GSTR 2 नहीं बनाते, क्योंकि इन्हें आईटीसी नहीं मिल रहा होता, ठीक है। ये सिर्फ GSTR 4 एंड GSTR 8CMP बनाएंगे। रिटर्न के आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, एंड ये कौन सा पर्सन ये रिटर्न फाइल करवाता है, एंड इस रिटर्न के अंदर क्या डिटेल होती है, ये तीन चीजें आपने बेसिकली याद रखनी है। ड्यू डेट्स आप वेबसाइट के ऊपर जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। GSTR 5 कौन फाइल करवाता है, एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, जो इंडिया में नहीं रह रहा लेकिन वो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं थोड़ी बहुत जीएसटी के साथ रिलेटेड इंडिया में, ठीक है। तो वो GSTR 5 फाइल करवाएगा। इन सारी जीएसटी रिटर्न्स के ना फॉर्मेट थोड़े बहुत अलग होती है, ठीक है, इसलिए इन्हें अलग अलग नाम देके क्लासिफाई किया गया है। अब जी। उसके बाद GSTR 6, ये हमने पिछले टॉपिक में भी किया था।
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स जो हेड ऑफिस होता है सारी ब्रांचेस का, वो GSTR 6 एक्स्ट्रा से फाइल करवाएगा, जिसमें वो गवर्नमेंट को बताएगा कि उसने इतना इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो GSTR 6 के अंदर जो डिटेल है ना, उसे मैच भी करा जाएगा कि जितना आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट किया है हेड ऑफिस ने सारी ब्रांचेस, उतना आईटीसी ही क्लेम कर रही है। कोई ब्रांच उससे ज्यादा आईटीसी तो नहीं क्लेम कर रही जितना इनपुट टैक्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने उसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है। हम्म। ब्रांचेस जो होती है ना, वो अपनी अलग रिटर्न फाइल करेगी, GSTR 1 3 3 भी। ठीक है। लेकिन जो हेड ऑफिस है उसे ये वाली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है आईटीज। ठीक है। अब उसके बाद है GSTR 7, जो पर्सन पेमेंट्स वगैरह करते हैं दूसरे पर्सन को, एंड वो टीडीएस डिडक्टर होते हैं। ठीक है। मीन्स गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं, या इसके अलावा गवर्नमेंट बॉडीज होती है, वो GSTR 7 फाइल करती है गवर्नमेंट। ठीक है। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो कि टीसीएस कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो GSTR 8 फाइल करवाएंगे। ठीक है। ये मंथली रिटर्न होती है, एंड इसके ऊपर वाली GSTR 7 भी मंथली रिटर्न होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एनुअल रिटर्न। ये मैंने आपको पहले बताया था। ये एनुअल रिटर्न जो है, ये रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर्स के लिए होती है, एंड ये भी एनुअली फाइल करवाती है। इसमें ना पूरी साल की जो सेल्स होती है उसका जीएसटी, उसमें से पूरी साल की जो परचेजेस होती हैं उसका जीएसटी, वो आपस में लेस करवा के जितना आईटीसी बनता है पूरे साल का, इसमें वो डिटेल मेंशन होती है। ठीक है। एंड उसके बाद GSTR 9C। ठीक है। ये रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती है जीएसटी की। ये प्रूव करती है कि हमने जितना भी आईटीसी क्लेम किया है, हमने सारी ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई किया है, सारी ट्रांजेक्शन सही है, हमने दूसरी पार्टीज के साथ उनको रिकॉन्साइल किया है। ठीक है। तो ये बेसिकली जिन पर्सन की टर्नओवर 5 करोड़ से अबव होती है, उन्हें ये रिटर्न फाइल करवाने की जरूरत पड़ती है, एंड उनका अकाउंट्स ऑडिटेड भी किया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से। ठीक है। जो डाटा GSTR 9 में होता है, इसमें वही डाटा होता है, लेकिन इसमें रिकॉन्सिलेशन करी जाती है। ठीक है। एंड वो ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ करी जाएगी। ठीक है। मीन्स सीए का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है GSTR 9C जब वो फाइल करवाता है। ठीक है। यहां तक किसी रिटर्न में आपको डाउट है? ये वाले बताना सर, रिपीट करना। 9C। ठीक है। GSTR 9C ये एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती है। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब इसमें जो भी डिटेल्स होगी उन्हें प्रॉपर वेरीफाई किया गया है। वेरीफाई किसने किया है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। मींस अब देखो, वेरीफाई तो जो अकाउंटेंट्स होते हैं उन्होंने ही किया है, लेकिन बाद में सीए ने उन्हें वेरीफाई किया होता है कि सारा काम उन्होंने सही किया है। मींस वो ऑडिट करके जो रिपोर्ट्स बताता है ना, उनके बेसिस पे रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। अब रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी एक ट्रांजेक्शन का ना 5 लाख आईटीसी क्लेम कर रही है। ठीक है। उसने दूसरी पार्टी से, जिसे उसने परचेज किया था, उससे कॉल करके पूछा कि मैंने जो तुमसे 5 लाख जीएसटी तुमसे तुम्हें पे किया था एक ट्रांजेक्शन पे, क्या आपने वो वाली रिटर्न फाइल कर दी है गवर्नमेंट को? क्या आपने वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया? अगर उसने कहा कि हाँ कर दिया, तो मतलब हमने रिकॉन्साइल कर दी। क्योंकि हमें आईटीसी तभी मिलेगा ना, जो टैक्स हमने दूसरे पर्सन को दिया, अगर उसने गवर्नमेंट को दे दिया है तभी मिलेगा ना। अगर उसने गवर्नमेंट को नहीं दिया, हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। मींस रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब बनाई जाती है? जब आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि आपको ना काफी ज्यादा आईटीसी तक मिलना होता है। एंड इसमें क्या होता है, जितनी भी पार्टी से हमने परचेज करी है, ठीक है,
मतलब हमने जिन पार्टीज को आईटीसी पे किया है पहले, ठीक है, जीएसटी, उन पार्टीज के साथ हम कांटेक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमने आपको जो जीएसटी पे किया था, क्या आपने उसकी एंट्री पोर्टल के ऊपर कर दी है, आपने वो जीएसटी गवर्नमेंट को दे दिया। क्योंकि अगर उनमें से कोई भी पार्टी अगर जीएसटी ना दे गवर्नमेंट को, हमें उस ट्रांजेक्शन का आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब आप बताओ इसमें से कोई क्वेश्चन आपका है जीएसटी और 9C में से? नहीं, ठीक है। इसके पिछली रिटर्न्स भी सारी समझ आ गई? समझ तो आ गई सर, बट याद करने में थोड़ी दिक्कत नहीं। होगी। हाँ, याद करने में, क्योंकि अभी आप सिर्फ समझ रहे हो ना, आप एक बार जब दोबारा रीड करोगे तो आपको समझ आएगी। अच्छा, इसमें से अ, अभी जब हम कंपनी में ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है, तो जी। GSTR 1 3B, GSTR 2, GSTR 4, GSTR 8 CMP, ये 5 रिटर्न्स टैली में ही प्रिपेयर कर सकते हो आप। ठीक है। अब इसके अलावा जो बाकी होती है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह की, ठीक है, या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की, ये रिटर्न्स के लिए आपको जीएसटी पोर्टल के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है। मीन्स जो 5 रिटर्न्स मैंने पहले बताई, इनकी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अभी हम उनको टैली में भी करने वाले हैं। ठीक है। जी उसके सर, ये बाद, यही इंपॉर्टेंट है, बस एक याद है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर रेगुलर डीलर्स होते हैं, ठीक है, अब उन्होंने GSTR 1 2 3 ही ज्यादा यूज करनी है। ठीक है। बाकी बेसिकली ऐसे होता है, आपको ना एक या दो रिटर्न्स बनानी में इनमें से आ गई तो आपको सारी की सारी आ जाएंगी, क्योंकि इन रिटर्न्स के फॉर्मेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। अगर आपको एक रिटर्न फाइल करनी आ गई, मतलब आप सारी की सारी फाइल कर सकते हो। अब उसके बाद है GSTR 10, फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न का मतलब यहाँ पे है, पर्सन ने अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करवाना है, वो अपनी लास्ट रिटर्न फाइल करवा रहा है गवर्नमेंट। ठीक है। तो उसने या तो बिजनेस बंद करना है, या गवर्नमेंट की तरफ से उसका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया है, उसने कोई इनवैलिड एक्टिविटी कर दी या इलीगल एक्टिविटी कर दी। ठीक है। जब उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है ना, उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर उसे ये वाली रिटर्न फाइल करवानी है, फाइनल रिटर्न। इसके बाद उसका जीएसटी नंबर हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। दोबारा अगर उसने बिजनेस स्टार्ट करना है, उसे नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद है GSTR 11। ठीक है। ये UIN होल्डर्स के लिए होती है। ठीक है। बस ये लास्ट रिटर्न है। UIN का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किन पर्सन्स को मिलता है? UN बॉडीज को, मतलब यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज को, या फॉरेन एम्बेसीज को। ठीक है। मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी अगर यहाँ पे है, तो वो क्या करती है काम, यहाँ के सिटीजन्स का बाहरले कंट्रीज में वीजा वगैरह लगाती है। ठीक है। तो वो भी अ, अपनी फीस के ऊपर जीएसटी चार्ज करती है। ठीक है। वो जीएसटी को गवर्नमेंट को कैसे पे करेंगे? उन्हें यूआईएन नंबर दिया जाएगा, उन्हें जीएसटी नंबर नहीं दिया जाता, यूआईएन नंबर दिया जाएगा। एंड उस यूआईएन नंबर को यूज करके वो ना GSTR 11 फाइल करवाएंगे गवर्नमेंट। ठीक है। हाँ, जी ये सर। लास्ट रिटर्न थी, उसके बाद सारी रिटर्न्स की समरी है बेसिकली। ठीक है। अभी जैसे